अच्छा, आज जो चीज़ें जो हमने स्टडी करनी है ना, वो आज हमने स्टडी करनी है इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट के अंदर हम सारे के सारे स्टडी नहीं करेंगे। हम जो स्टडी करेंगे आज वो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक करेंगे और फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना। अच्छा, ये बाकी जो है ये तीन जो है ब्रेकर ये और वो सब, इसको जो है कि चक्करों में नहीं पड़ेंगे, बाद में कभी मौका मिला तो फिर हम जाएंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं। अच्छा, अब इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि जब हम मार्केट के अंदर स्विंग हाई स्विंग लोस को मार्क करते हैं तो हमें एक अदद स्ट्रक्चर मिलता है बना हुआ। हाँ, शुरू हो गया। तो एक अदद हमें स्ट्रक्चर मिलता है बना हुआ कि ये ऐसे जाती है मार्केट, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे आती है। इनमें जो आपका जो इम्पल्सिव लैग जो होती है ना, तो ये रेफरेंस पॉइंट आपके यहाँ पे बनते हैं, इन जगहों के ऊपर। और मार्केट जब इन रेफरेंस पॉइंट के अंदर आती है तो फिर हम इस जगह से एंट्री लेते हैं और हमारा टारगेट जो है कि अगला हाई हो उसको भी ऊपर होते हैं। ठीक है ना। तो ये पॉइंट का जो है ना कि कॉन्सेप्ट ये वाला है इसका, ये सारे रेफरेंस पॉइंट। तो हम ये वाले नहीं पढ़ रहे, हम लोग सिर्फ हमारा फोकस होगा ओल्ड हाई, स्विंग हाई होता है, ओल्ड लो जो कि स्विंग लो होता है। इसके अलावा ऑर्डर बताऊंगा मैं क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन और फेयर वैल्यू के, बस ये चार चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। और ये सारी की सारी चीजें आपको इस जगह के ऊपर देखने को मिलेंगी, इस इम्पल्सिव लैग के अंदर। ठीक है। यानी कि मार्केट जब स्विंग हाई बना ले अपना और नीचे की तरफ आने लगे इम्पल्सिव लैग लेने के लिए, तो फिर आपने इन इलाकों को टारगेट करना है। ठीक। अच्छा, एक और बात मैं आज ये कहना चाहूंगा कि आज की जो क्लास जो हमारी होगी, ये सिर्फ एक ही क्लास होगी। थोड़ी सी मैं मसरूफियत थोड़ी मेरी आ गई थी, तो कल हम जो है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और कल हमारे शायद जो है कि दो या तीन लेक्चर मजीद होंगे, फिर ये हमारा सेशन जो है कि कंक्लूड हो जाएगा। तो आज का हमारा फोकस जो है मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर रखूंगा मैं। और जो स्ट्रेटेजीज फिर जो डेवलपमेंट करनी है वो सारी की सारी चीज़ें हम कल के ऊपर रखेंगे। ठीक है। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरे ख्याल में तमाम लोगों को जो स्ट्रक्चर के हवाले से जो चीज़ें जो है वो सब लोगों को वाज़ेह होंगी, क्लियर होंगी। जिनमें पहली चीज़ हम लोगों ने जो स्टडी की थी कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, हाउ दे फॉर्म। ठीक है। नंबर टू, आपका जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, बॉस। ठीक है। नंबर थ्री आपका आ गया बल्कि नंबर टू आपका है वैलिड पुल बैक। ठीक है। और तीसरा आपके पास आ गया ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बॉस। इसके इसके बाद हमारे पास आ जाता है चौथा जो हमारे पास आता है आईडीएम, इंड्यूसमेंट जिसे कहते हैं। पांचवा जो हमारे पास आता है चॉप, चेंज ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है ना। तो ये चीजें उम्मीद है कि सारी की सारी पॉइंट्स आपके पास क्लियर होंगे। और इनकी बेस के ऊपर आपके सामने कोई भी चार्ट खोला जाए, आप उसके अंदर जो है कि बता सकेंगे कि मार्केट जो है कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। सही है। तो चले हम इसका एक छोटा सा एग्जाम ही ले लेते हैं, टेस्ट ही कर लेते हैं। ये आपके सामने जो जो है एक आपके सामने जो है कि ये चार्ट है एक तरह का, यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर का, और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अब आप मुझे ये बताइए कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक, या बल्कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक आप कैसे स्ट्रक्चर वगैरह को मार्क करेंगे। आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, आपका पहला जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहाँ पर होगा, आपका आईडीएम कहाँ पर होगा। ठीक है ना। तो ये चीजें आप इसके अंदर मार्क की करके ग्रुप के अंदर शेयर कर दिएगा। मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन ये आपका जो है कि एक तरह का होमवर्क है ये।
ठीक है, ये कैनेडियन डॉलर का है। और प्रॉपरली आपने मार्क करना है कि ये शुरू कहाँ से हुआ, आपका खत्म कहाँ पर हुआ, पुल बैक। और आईडीएम भी आपने मार्क करना है, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर भी मार्क करना है आपने, ठीक है ना। ये मैं ग्रुप के अंदर ये शेयर कर देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी का जो चार्ट था यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि आपके जो है कि वो क्या होते हैं ना, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उसके अंदर पहली चीज आएगी। अच्छा, इससे पहले एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या होते हैं। जब मार्केट आपकी इधर से ऊपर जाती है और फिर ये नीचे आती है, तो ये जो लैग होती है, इसके 50% का ऊपर का एरिया प्रीमियम कहलाता है और 50% से नीचे का एरिया डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है ना। तो जब मैं गैन बुक्स को उठा के यहाँ से मैं ये करूंगा, तो इधर जो है कि ये 50% है, तो ये प्रीमियम है, ये मेरा डिस्काउंट है। ठीक। और इसको मैंने क्या किया है, 0, 1 और 0.5। ठीक है, ये सेटिंग है मेरी। अच्छा, अब आप आ जाइए यहाँ पर कि मैं इधर के अंदर, इसके अंदर वो लिखने में शुरू कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आते हैं किस सीक्वेंस में आते हैं। प्रीमियम के अंदर वो आपके सबसे पहले आएंगे हाई, स्विंग हाई का जो टॉप होगा वो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा ऑर्डर ब्लॉक, या इसे हम कहेंगे सप्लाई जोन, क्योंकि ये ऊपर है। तीसरा आपके पास आएगा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इस गैप, इसको जो है कि मार्केट इम्बैलेंस भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके तीन चीजों के बाद आपके पास ये आ जाएगी मार्केट यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बल्कि इसको ऐसा करते हैं कि इसको इस तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर आपके इनवर्स इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी कवर होगा इसमें? नहीं, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप अलग से करेंगे हम। ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास दोबारा फेयर वैल्यू गैप आ जाएगा। फिर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा स्विंग लो आ जाएगा। ठीक है। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जो है ना, कि इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, वो अलग से आएगा, वो हम कवर कर लेंगे वो। ठीक है, जब वो उसका टाइम आएगा। वो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में आप लोगों को तकरीबन मालूम है। ठीक है ना। तो अगर मैं इनको यहाँ से निकाल दूं, इन दो को, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि स्विंग हाई कहाँ पर होता है, स्विंग लो कहाँ पर होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास बीच में क्या रह जाता है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि आपका सप्लाई जोन और डिमांड जोन कौन सा होता है। ठीक है ना। और आपका फेयर वैल्यू गैप क्या हो, कौन सा होता है। ठीक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फेयर वैल्यू गैप से, और फिर उसके बाद हम जो है कि बताएंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन किस तरीके से मार्क करते हैं, और फिर लॉजिक क्या होती है। ठीक। तो चलिए हम इसको एक मिनट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। मैं जो है ना, इसको एक मिनट ऐसे ले आते हैं। ठीक है। अच्छा, देखें, मार्केट के अंदर आपको जगह जगह पे मुख्तलिफ कैंडल्स मिलेंगी। ये आपकी हो गई कैंडल नंबर 1। इस फर्ज करें, ठीक है, अज्यूम करें, इसका कलर आप चाहे तो आप इसको रेड कर दें, जो कलर चाहे कर लें। ठीक है। उसके बाद आपकी आ गई कैंडल नंबर 2। ठीक। और उसके बाद आपकी आ गई कैंडल नंबर 3। ठीक है। इन सब कैंडल्स की एक एक अदद विक भी है, जैसे ये इसकी विक जो है कि यहाँ पर है ऐसे। ठीक है। और इसी तरह इसकी विक यहाँ पर है। और ये आखिरी वाली जो कैंडल है, इसकी विक यहाँ पर है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ बनी हुई है। अच्छा, फर्ज करें कि ये कैंडल की विक जो है थोड़ी सी, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक। और ये वाली थोड़ी सी नीचे कर दें, जस्ट इन केस, ये जो कुछ करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये कैंडल नंबर 1 का जो लो है और कैंडल नंबर 1 का जो हाई है, अगर इन दोनों ने कैंडल नंबर 2 को
कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3, ठीक है ना, ओवरलैप कर लेती है कैंडल नंबर 2 के अंदर, जस्ट लाइक इस तरीके से कि बीच में कोई गैप नहीं रहता, तो ये कहलाती है मार्केट को कहते इस मार्केट को कहते हैं फेयर वैल्यू मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर गैप आ जाए, जैसे ये गैप आया है, ठीक है ना, अब ये जो गैप जो आ जाता है ना, ये सबसे पहले तो अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं कि वो आता क्यों है। ठीक है, देखिए ये आपका पैक कैंडल नंबर 1 का लो है, और ये कैंडल नंबर 1 का 3 का हाई है आपका। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप जो है कि मार्केट में जो है कि उस वक्त क्रिएट होते हैं जब बायर्स या सेलर्स की को जो है कि अपनी पसंद की प्राइसिंग नहीं मिलती, और वो जो है कि न्यू प्राइसिंग की सर्च में अपने ऑर्डर्स को जो है कि मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये गैप यहाँ पे क्रिएट होता है। अक्सर इस गैप का ये होता है तरीका, रिजल्ट ये होता है कि मार्केट दोबारा यहाँ पे आके इसको रिफिल करती है, ठीक है ना, ऑफ्टन करती है, या तो उसको रिफिल करेगी या वो इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो रिफिल जो होगी ना, यानी कि रिट्रेसमेंट होगी यहाँ पे, वो दो तरह की होगी। बॉडी, नहीं इसको यूं कहेंगे क्लोज अबव द गैप, ठीक है, या दूसरा ये होगा कि क्लोज बिलो द 50% ऑफ द गैप, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से इसके बाद एक तीसरी कैंडल मेरे पास उठती है, इधर से एक तीसरी कैंडल आती है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं बुलिश, और ये जो इसकी विक जो है, सबसे पहले इससे ये करना है कि अगर तो ये ऐसे क्लोजिंग देती है तो ये हमारा इनवैलिड है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये जो है कि 50% के नीचे क्लोजिंग देती है, और विक आपकी जो है इसकी अगर ऊपर भी चली जाती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज कि इसकी क्लोजिंग 50% के नीचे हो, ठीक है ना। जब 50% तक इसकी क्लोजिंग या विक वगैरह पहुंच जाए ना एक बार, तो फिर वो फेयर वैल्यू गैप जो है कि वैलिड नहीं रहता, सही। अच्छा, अब आपको ये फेयर वैल्यू गैप जगह जगह नजर आएंगे। अगर आप लोगों को याद होगा, कल मैंने जो है कि यही फेयर वैल्यू गैप मैंने यहाँ पे बनाया था यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में, और कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये फेयर वैल्यू गैप तो आपने बता दिया, ठीक है ना। लेकिन अब आपने एक बात और भी याद रखनी है कि ये फेयर वैल्यू गैप आपके प्रीमियम जोन में भी बनते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, और ये आपके डिस्काउंटेड जोन में भी बनते हैं। अगर आप जो है कि मार्केट अगर आपकी बुलिश है, तो आपने हमेशा उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर फोकस करना है जो कि आपके डिस्काउंटेड जोन के अंदर। प्रीमियम जोन वालों को आपने टच नहीं करना, इवन दो कि वहां से मार्केट जो है कि आपको एक अच्छा पुल बैक भी देती है, इट डजेंट मैटर। लेकिन हमारे हिसाब से जो है कि जो वैलिड जो है वो ये है कि प्रीमियम डिस्काउंटेड जोन के नीचे, डिस्काउंटेड जोन के अंदर जो भी फेयर वैल्यू गैप होगा उसकी अपनी वैल्यू होगी। अच्छा, एक और चीज जो है कि आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, और एक चीज जो हम लोगों ने कल स्टडी की थी कि इंड्यूसमेंट। तो ये मार्केट ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये ऊपर गई है। अब अगर मेरे पास जो है कि फेयर वैल्यू गैप इस जगह के ऊपर बन रहा है ना, तो ये मेरा वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक। अगर मेरा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन रहा है ना, इस जगह के ऊपर, ये मेरा वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मैं मार्केट जब तक इंड्यूसमेंट को लेके नीचे नहीं जाएगी उस गैप के अंदर, तब तक वो मेरा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा वैलिड फेयर वैल्यू गैप ये होगा, ये वाला नहीं होगा। अच्छा, और ये भी इसका मतलब है कि ये भी जो है कि डिस्काउंटेड जोन में होना चाहिए, और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कोई ना कोई आपका जो है कि एक अदद इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी इसने हमेशा ली हुई हो, ताकि ये बेसिकली मार्केट के ट्रैप होते हैं जिसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से वो निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस फेयर वैल्यू गैप के बाद अगली जो चीज जो मैं बताने वाला हूँ, इसके हवाले से कोई कोई क्वेश्चन है किसी के ध्यान में फेयर वैल्यू गैप के हवाले से? चले, नेक्स्ट चीज जो मैं बताने वाला हूँ, वो मैं बताने वाला हूँ आपका जो है ना कि सप्लाई और डिमांड किस तरीके से बनती है। देखिए, उसूल क्या होता है? उसूल ये होता है कि डिमांड उस जगह के ऊपर क्रिएट होती है जहां पे सप्लाई नहीं होती है,
और जब किसी जगह के ऊपर सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी तो वहां पे दो चीजें होती है। या तो ये कि मार्केट वहां पे से तेजी से एकदम से ऊपर उठती है, या फिर ये होता है कि मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे जाके मजीद कहीं नीचे कोई सप्लाई है तो उसको तलाश करने की कोशिश करती है। ठीक है ना। आमतौर पे ये होता है कि अगर किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपको सप्लाई मिलती है और वो वाइप आउट हो जाती है तो उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है। तो जो भी मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, अगर तो वो आपकी डिमांड जोन है, तो जो आखिरी रेड कैंडल जो है, आखिरी रेड कैंडल, नैरो रेंज रेड कैंडल, लास्ट नैरो रेंज रेड कैंडल इज योर डिमांड जोन। ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि मार्केट ने जो है कि उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी हो। ठीक है ना। यानी कि जैसे अगर ये देखे ना, ये वाली जो कैंडल जो है ना, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो जब कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, मैक्सिमम दो कैंडल के अंदर या तीन कैंडल के अंदर, इससे ज्यादा की फिर जो कहानी मुक जाती है ना उसकी। तो अब आपने इसको ये देखना है कि अगर ये कैंडल यहाँ से ऐसे चलती है और ऐसे बनाती है, ठीक है, और यहाँ से मुझे तेजी से पुश ऊपर की तरफ मिलता है, तो अब मेरा जो डिमांड जोन बनेगा वो मेरा डिमांड जोन ये वाला बनेगा, ये जो रेड कैंडल पूरी की पूरी आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है ना। तो ये मेरा डिमांड जोन बनेगा। डिमांड जोन के लिए एक और कंडीशन जरूरी है कि डिमांड जोन के फौरन ऊपर जो है एक अदद फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। ठीक है। अच्छा, इसी का अगर आप ऑपोजिट कर लेंगे तो आपका वो सप्लाई जोन बन जाएगा। सही। तो अब मैं आपको जो है ना कि यहाँ पे देखें, इसके अंदर मैं अब आपको यहाँ पे बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि चले आप इस जगह पे आ जाइए। ये मार्केट तेजी से यहाँ से नीचे आई है। ठीक है। उसके बाद देखें कि ये इस कैंडल ने प्रीवियस लास्ट कैंडल को जो है कि ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन जब ये क्लोजिंग इसने ऊपर दी है तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है। तो ये हमारे लिए एक वैलिड सप्लाई जोन, डिमांड जोन नहीं है। ठीक है। अच्छा, और थोड़ा आइए, ये मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई दी है, फिर जो है कि इस सेकंड कैंडल ने इसके ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की, वो नहीं की, तो ये हमारा वैलिड डिमांड जोन नहीं है। ठीक है। अब आप इधर आ जाइए। ये आपका जो है कि लास्ट सेलिंग कैंडल है, और इस कैंडल ने इसके तकरीबन ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप बना है। तो ये जो डिमांड जोन है ये आपका एक अदद वैलिड डिमांड जोन है। तो आप इस डिमांड जोन को जब आप मार्क करेंगे ना, तो ऐसे मार्क करेंगे कि इसकी इसकी टॉप या इसकी बॉटम जो भी आपने लेनी हो आप ले लीजिए। ठीक। ये आपने इसको मार्क किया। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट उस डिमांड जोन में दोबारा आई और आपको वहां से इसने एंट्री दी और मार्केट ऊपर गई है। ठीक है ना। ये इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन बहरहाल इसकी अपनी एक वैल्यू थी। सही है। अच्छा, अब आप आ जाइए इस जगह के ऊपर। ये आपकी शॉर्टिंग आई है मार्केट के अंदर, सेलिंग। यहां पर आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनना। तो आपके पास जो आखिरी फिर जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ये डिमांड है, ये सप्लाई आई है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है इस तीसरी कैंडल ने, और ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप दिया है। तो ये आपके पास एक अदद क्या बन गया है, वैलिड जोन। मार्केट ने क्या किया फिर दोबारा, ये वाला पहली मर्तबा लिया, दूसरी मर्तबा इसको लेनी आई, उसको टच किया, उसके बाद मार्केट ये जब हो जाओ। ठीक है। अच्छा, और आप आइए आगे, और आप देखिए ये वाली जो जगह जो है, यहाँ पर आपके पास कोई प्रॉपर सप्लाई भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है। एक यहाँ ये फेयर वैल्यू गैप बना तो उसने फिल कर दिया उसको और वो ऊपर चली गई मार्केट। ठीक है। और आप आइए इस तरफ। अब आप ये देखिए, ये पूरी डिमांड आ रही है आपके पास, सप्लाई आ रही है। उसके बाद यहाँ पे एक इस कैंडल से डिमांड आई है, ये फेयर वैल्यू गैप बना है। तो आपका जोन कौन सा बन गया, आपका जोन भी ये वाला बन गया। ये वो जोन है जहाँ पे मार्केट वापस रिट्रेस करेगी। जी। ठीक है। अभी देखें, अभी मार्केट जो है कि यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में आ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक वैलिड जोन है ना ये। ठीक। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स हो ना, तो फिर आप जो है कि उन दोनों कैंडल्स को आप अपना जो है ना कि डिमांड जोन जो है वो कंसीडर करेंगे। दो से ज्यादा हो तब आप फिर तीन को करेंगे, जैसे ये वाला है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है कि वो फेयर वैल्यू गैप काफी ऊपर चला जाता है ये। ठीक है ना। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है।
अच्छा, अब ये यहाँ पे मैंने दो किया, अब इसके बाद देखें कि ये मार्केट ऊपर गई है, फिर आपके पास एक अदद यहाँ पे डिमांड जोन बने, सॉरी, एक अदद सेलिंग आई है, और फिर ये मार्केट तेजी से ऊपर गई है, एक डिमांड जोन आपके पास ये बना है। और ये वो वाला डिमांड जोन है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे बहुत जल्द आ सकती है। अच्छा, तो जब हम लोग लॉन्ग के लिए ट्रेड लेना चाहेंगे तो हम लोग इसका जो मार्केट बैलेंस है वो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। बोला इसी तरह है, यहीं से, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसी तरह ये आपके पास यहाँ पे एक वो नजर आ रहा है, एक अदद आपके पास जाके फेयर वैल्यू गैप मार्केट इस जोन के अंदर आएगी। ठीक। अच्छा, तो ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई ना, अब आपका काम सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने मार्केट के अंदर इस कोई भी चार्ट ओपन करके आपने पहली चीज ये करनी है कि आपने ये देखना है कि फेयर वैल्यू गैप के पास आपकी मार्केट आके रिएक्शन क्या देती है। ठीक है। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि आपने डिमांड जोन मार्क करना है। अभी सप्लाई जोन हम लोगों ने नहीं लर्न किया, लेकिन सप्लाई जोन इसके बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना? अक्सर वो टॉप के ऊपर बनेंगे, जैसे ये देखें ना, ये फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप के पीछे मैं देखूंगा कि मेरी पहली आखिरी जो है बाइंग कैंडल कौन सी है, तो मैं ये वाली बाइंग कैंडल मेरी बन रही है, मैं इसको ले लूंगा या इसको ले लूंगा, इट डजेंट मैटर। मार्केट यहाँ पे दोबारा वापस आएगी। ये यहाँ पे इतनी बड़ी मेरे पास जो है कि सेलिंग आई है, इससे पहले वाली मेरी ये जो बाइंग आई है, ये बाइंग मेरी डिमांड सप्लाई जोन बन जाएगी। ठीक है ना? इसी तरह आप यहाँ पे देखिए कि ये इतनी सारी यहाँ पे आई है मार्केट में सेलिंग, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको बताया, ये मेरा टारगेट है। ठीक। इसी तरह जो है कि ये एक अदद जो है कि मार्केट नीचे आई है, अब ये जो नीचे आई है तो इसके ऊपर ये जो डिमांड जोन सप्लाई जोन बना है वो ये वाला है। मार्केट यहाँ पे आएगी क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, आज नहीं आएगी कल आएगी। ठीक। तो ये अगर आप इस चीज को अगर अब आप देखें ना, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं अगर जाऊं, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो चीजें आइडेंटिफाई की है, हालांकि मैंने बहुत सरसरी तौर पे बताया, मैं इसको दोबारा भी मैं इसकी जो है ना कि थोड़ा सा डिटेल में एक अदद आर्टिकल लिख के ना ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी कि एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो ओल्ड हाई, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये 50% के ऊपर होगा, 50% के नीचे आपका होगा फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, ये चीजें आपने लर्न कर ली, फिर इसके बाद अब कल जो हम स्टडी लर्न करेंगे ना अपनी, तो हम ये लर्न करेंगे हम कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हमारी है और उसको किस तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, एक कभी किसी ने सवाल किया था कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है बेसिकली, कि जब ये मार्केट ने आपकी यहाँ से नीचे आई और ये फेयर वैल्यू गैप बनाया ना, तो अब मार्केट ऊपर जाते हुए उल्टा एक फेयर वैल्यू गैप बना दे, जो और तो ये जो ओवरलैप होता है ना ये वाला, इस ओवरलैपिंग को जो है कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है, और ये इसकी इतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती भी नहीं है। हमारे पास जो है कि अक्सर ये फेल होते हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना कि ये आई फेयर वैल्यू गैप मौजूद है ना, मैं इसी को बता देता हूँ आपको, M15 को ना, ये ब्रेक हो गया है ये न्यूजीलैंड स्विस फ्रैंक में, ये आपका ये वाला बन गया था फेयर वैल्यू गैप, ये वाला और ये वाला, ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से ऊपर चली गई, फिर यहाँ से आई, अब वहाँ पे उसके आसपास रेजिस्ट कर रही है ये। ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्कैनर जो हम लोगों ने बनाया उसके अंदर ये फेयर वैल्यू गैप ऑटोमेटिकली मार्केट पिक करके ले आती है। अच्छा, ये हाँ यही वाला है ना। दूसरा आप ये उठा लीजिए, न्यूजीलैंड स्विस फ्रैंक 4 आवर के अंदर यही वाला चार्ट है, 4 आवर में भी ये बता रहा है फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ये बता रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला। ठीक है ना? ये इन्वर्स यहाँ बना था, मार्केट ने इनको ब्रेक करके इसकी ऐसी तैसी कर दी और फिर नीचे आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, लेकिन ये वाला बना था इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, और देखना है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, तो आप और ये देख लीजिए आप, ये अब ये जैसे ये भी इसने भी इसको ब्रेक कर दिया है ना ये, तो ये AUD स्विस फ्रैंक के 15 5 मिनट में, ये देखिए वही वाली चीज है, इसके नीचे चली गई है प्राइसेस करंटली। ठीक है। तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने करना ये है कि कल जो है ना कि आप लोगों ने अपना अकाउंट खोल के रखना है, MT4 का मैंने लिंक शेयर कर दिया है, और कल मैं आप लोगों को टूल पे एक्सेस भी दूंगा। डेमो अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने जो है कि अपना अपना डेमो अकाउंट खोल के मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आपको फिर ये जो टूल्स है ना ये इसके ऊपर मैं एक्सेस दे दूंगा। तो इसके बाद फिर हम इनके पीछे जो हमारी स्ट्रेटेजीज जो है ना उसको हम लर्न करना शुरू करेंगे।
ठीक है। और इसके बेस के ऊपर ट्रेडिंग दे देंगे। बेसिकली ये हमारा जो है कि डैशबोर्ड है, ये हमें बताता है किस वक्त कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी तैयार है, कौन सी तैयार नहीं है। सही है। अभी जो कि मार्केट के अंदर जो है कि मार्केट अभी इस वक्त बंद है, तो इसलिए बहुत सारे जो है कि ये अपडेट यहाँ पे ना हो, लेकिन जब मंडे को मार्केट खुलेगी कल, तो ये अपडेट अप टू डेट होगी है। किसी के ध्यान में कोई सवाल इन चीज़ों के हवाले से, तो आपने MT4 का अकाउंट खोलना है। ठीक है। और उसके बाद जो है कि आपने ये करना है, अपना क्या नाम है, ये इसका डेमो अकाउंट खोल के मुझे आपने देना है। MT4 पे होना चाहिए। हमारे टूल जो है सारे के सारे MT4 के ऊपर है, MT5 पे नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक और आखिरी चीज जो मैं आज बताना चाहता हूँ, उसका नाम है बंजीज। बंजीज क्या है? बंजीज हमारे एक प्रोप्राइटरी टूल है। और ये टूल बेसिकली करता ये है कि मुख्तलिफ वैल्यूज के स्टोकास्टिक, और जो है ना कि RSI की जो है ना कि ये कुछ स्ट्रिंग्स है जो कि हम चार्ट में नीचे शो करते हैं। जैसे ये देखिए, ये इसको हम कहते हैं बंजीज। ठीक है ना। इसमें मुख्तलिफ कलर है, मैं कलर कोडिंग यहाँ पे कर देता हूँ। इसमें जो सबसे छोटी जो होती है, स्मॉलेस्ट, उसे हम कहते हैं ब्लैक या वाइट बंजी। ठीक है ना। वाइट जो है कि ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर होगी, और ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक होगी। ठीक है। इसके बाद इससे बड़ी जो बंजी जो आती है, वो आती है रेड बंजी। ठीक है। अच्छा, रेड बंजी जो है कि ये वाली जो है कि ये हमारी RSI है 2 की वैल्यू की। ठीक है ना। RSI 2। और रेड बंजी जो है कि हमारी स्टोकास्टिक्स है, और इसकी वैल्यू है 833। ठीक है ना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई सीक्रेट भी नहीं है। हम लोगों ने इसकी कुछ वर्किंग की थी जो निकाली थी, तो वो आप मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्लू बंजीज। ठीक है ना। ये भी स्टोकास्टिक्स है, और इसकी वैल्यू है 1633। फिर हमारे पास आ जाती है ग्रीन बंजी। इसकी वैल्यू है 3433। और आखिर में हमारे पास आ जाती है येलो बंजी, और या गोल्ड बंजी। ठीक है। इसकी वैल्यू है स्टोकास्टिक की 7644। ठीक है। ये 5 बंजीज हमारे पास मौजूद होती है हमारे चार्ट के ऊपर। होती इससे ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज रखती है ना मानी, वो रखती है ब्लैक बंजी, रेड बंजी, और ग्रीन बंजी। ठीक है। अब इनका रोल क्या है, इनका रोल समझने की कोशिश कीजिए पहले। रोल इनका ये है कि आप, अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे, ये मेरा जो है कि मेरा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये सही है। तो ये जो वाइट बंजीज जो आपको नजर आ रही है, आपने देखोगे कि बहुत तेजी से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन बंजीज को की बेस के ऊपर मैं खाली ट्रेडिंग करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा। इस तरह हो सकता है। इतना आसान नहीं होता, लेकिन होता है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बंजीज जो है कि किसी भी एक रिवर्सल जोन में ज्यादा देर तक नहीं रहती। ये जो आपके यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये वाली 80, 80 से 100 तक का जो है कि ये कहलाएगा अपर रिवर्सल जोन। 20 से 0 तक का कहलाता है लोअर रिवर्सल जोन। और ये पूरे का पूरा आपका जो है कहलाता है ये चैनल। ठीक है ना। बंजीस चैनल। तो बंजीस, तो आप ये देखें कि जो ब्लैक बंजी जो है, ये वाइट बंजी, वो अपने किसी भी रिवर्सल जोन में ज्यादा देर नहीं रहती। तो जब एक बार जो है कि ब्लैक बंजी एक रिवर्सल जोन में पहुंच जाए, तो वहां पे आके आपने दोबारा बाइंग नहीं करनी है। आपने वेट करना है कि ये बंजी नीचे आए, नीचे आने के बाद एक दोबारा ऊपर का मूव ले, तब आपने वहां पे बाई करनी है। समझ रहे? आइडियल सिचुएशन ये है कि बंजी जब जो है कि लोअर रिवर्सल जोन से ऊपर की तरफ जा रही हो, तब हम बाई करें। और अपर रिवर्सल जोन से जब वो नीचे आ रही, तो हम सेल करें। ये आइडियल सिचुएशन है। ठीक है। अच्छा, अब इन बंजीज की आपस में जो है रिलेशनशिप क्या है, देखिए कि मैं सबसे पहले मैं ब्लू वाइट बंजी पे आ जाता हूँ। इफ ब्लैक बंजी is in the upper reversal zone and there is no blue semaphore, upper blue semaphore,
सेमाफोर आप लोगों ने कल पढ़े थे ना, देन वी कैन एक्सपेक्ट prices to continue in the direction, in the up direction until a blue semaphore appear. ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया ब्लू सेमाफोर का, ठीक है। रेड सेमाफोर का और रेड बंजी का इसी तरह का लिंक है आपका। इसी तरह आपका जो ग्रीन बंजी जो है उसका और येलो बंजी का, येलो सेमाफोर का आपस में लिंक है। और आपकी जो येलो सेमाफोर जो है, सॉरी गोल्ड नोबल सेमाफोर जो है ग्रे कलर की, उसका जो है कि येलो बंजी के साथ आपस में इसी तरह का लिंक है मौजूद। ठीक। अब आप अगर इसको देखना चाहें आज की मार्केट के अंदर, तो देखिए ये आपके सामने एयूडी स्विस फ्रैंक है डेली टाइम फ्रेम में। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में ने यहाँ पे नीचे लोअर येलो सेमाफोर बनाया हुआ है और ग्रीन बंजी भी आपकी नीचे आई हुई है। अगर ग्रीन बंजी नीचे ना आई हुई होती और यहाँ पे कहीं होती और येलो सेमाफोर ना बनता, तो मैं कॉन्फिडेंट के साथ मैं ये कहता हूँ कि मार्केट उस वक्त तक नीचे आएगी जब तक वो येलो सेमाफोर ना बना दे, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात सोचनी पड़ेगी कि हो सकता है कि इस जगह के ऊपर येलो सेमाफोर ना बना हो और यहाँ पर आने के बाद बन गया हो, तो मूव बहुत छोटा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ से जो है कि शॉर्ट मार्केट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कॉशियस हो जाइए कि मार्केट मजीद नीचे आने वाली है, यहाँ से आप मजीद बाय मत कीजिए। यहाँ पे सेल भी नहीं करना है, यहाँ पे बाय भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई हमारे पास ऐसा हमें नजर आ जाए। चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर कि ये नीचे आपको रेड बंजी नजर आ रही है, सॉरी ठीक है ना, लेकिन नीचे आपको रेड सेमाफोर नजर नहीं आ रहा। और ये आपका टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, पाउंड न्यूजीलैंड। अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि क्योंकि येलो रेड सेमाफोर ब्लू सेमाफोर से बड़ी वैल्यू का होता है, तो कम से कम प्राइसेस इसके नीचे लाजमन आएगी रेड सेमाफोर बनाने के। समझ में आ गई बात? क्यों? कि रेड बंजी आपके नीचे पहुंची हुई है और प्राइसेस ने नीचे रेड सेमाफोर नहीं बनाया। इसके ऊपर वाला रेड सेमाफोर इसके पीछे मौजूद है, अपर रेड सेमाफोर, लेकिन लोअर नहीं बनाया जबकि प्राइसेस नीचे आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अभी यानी तो जब तक ट्रेड नहीं बनेगा तब तक वो नहीं होगा, तो इस तरह से किसी भी बंजी के लिए वो मतलब भाई एप्लीकेबल है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर येलो नीचे बनती है और अगर तो उसका नहीं बना सेमाफोर, तो मजीद मतलब जैसे मार्केट नीचे आएगी जब तक सेमाफोर नहीं बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ब्लू, तो जैसे रेड बंजी के लिए जो है कि रेड सेमाफोर है, ब्लैक बंजी के लिए वाइट सॉरी ब्लू सेमाफोर है, और ग्रीन बंजी के लिए येलो सेमाफोर है, और येलो और गोल्ड के लिए जो है आपका नोबल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोबल, यहाँ पे हम लिख देते हैं येलो, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं रेड, ठीक है। ये क्लियर है? बंजीज के हवाले से किसी के ध्यान में कोई प्रॉब्लम है? ब्लू के लिए कौन सा होगा? ब्लू के लिए ये व्हाइट या ब्लैक होगा। ओके ओके। आपने ये सेमाफोर कल सेकंड सेक्शन में सुनाए थे, समझाए थे। मेरा ख्याल है, हाँ। चलो ठीक, मैं देखता हूँ। ठीक है। लेकिन ये सेमाफोर और इनकी जो रिलेशनशिप जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट जो है कि क्या, अच्छा, मार्केट जब भी जो है कि इन मिसअलाइन होती है ना, तो वो अलाइनमेंट की तरफ दोबारा आती है। और ये मार्केट को रीड करने का एक अंदाज होता है। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहां से कल शॉर्ट की ट्रेड उठाऊं और यहां तक की मैं वेट करूं, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि मार्केट इस जगह से इधर तक मुझे ट्रेड देगी, ठीक है। यहां से मैं उठाऊं और यहाँ पे अगर मैं लेकर आ जाऊं तो कितनी है, 84 पॉइंट्स की ट्रेड मेरे पास मौजूद है, ठीक है। दैट्स अ गुड, वेरी वेरी गुड ट्रेड पाउंड न्यूजीलैंड के अंदर। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के अंदर कहीं रख दें आप, या चाहें तो आप इधर भी रख दें, ठीक है ना। लेकिन आपने देखना है
कि लोअर टाइम फ्रेम में आपको यहां से किस तरीके से एंट्री मिलती है। अब इसी चीज को आप रखिए यहाँ पे और आ जाइए 1 आवर के अंदर। देखिए यहां पर आपके पास अब आपकी एंट्री इस जगह के ऊपर बन रही है और टारगेट आपका इसके नीचे है, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे ही आपका जो है कि रेड सेमाफोर बनेगा। और उधर जब रेड सेमाफोर बनेगा आपका 4 आवर के अंदर, यहाँ पे जब आपका वो रेड सेमाफोर बनेगा तो 1 आवर में यहाँ पे नोबल बन जाएगा, ठीक है। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ये देखें कि ये ब्लू सेमाफोर यहाँ बना हुआ है और व्हाइट बंजी नीचे पहुंची हुई है, रेड दोबारा नीचे की तरफ आ रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन दिखा रहा है आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर कि मार्केट नीचे आने वाली है। ठीक, अब आपने इसके अंदर ट्रेड एंट्रीज अपनी जो है तलाश करनी कि मुझे किस तरीके से ट्रेड लेनी है। अच्छा, अब मैं आपको इसका जो है ना कि ट्रेड का एक और मैं तरीका बताता हूँ मैं, कि ये आपको यहाँ पे एक अदद रॉयल सेमाफोर नजर आ रहा है। इस रॉयल सेमाफोर के बाद आपके पास यहाँ पे एक ब्लू बना है, एक यहाँ पे ब्लू बना है, और उसके बाद मार्केट गई है ऊपर, ठीक है। तो अब मेरा मानना ये है कि ये जो, क्योंकि मुझे ट्रेड जो है कि मेरा टारगेट इसके नीचे है ना, तो इस जगह के ऊपर जहां पर ये जो ब्लू सेमाफोर है, ये मैं देखूंगा कि लोअर टाइम फ्रेम में जहां पे ये रॉयल बना होगा वहां इसका ऑपोजिट जो चीज होगी वो मैं इसको ले लूंगा। 1 आवर के अंदर रेड बना हुआ है, 15 मिनट्स के अंदर नोबल बना हुआ है, ठीक है ना, ये वाला 5 मिनट के अंदर ये रॉयल बन गया, ये रॉयल बन गया। अब यहाँ पे देखा ना, ये मुझे एंट्री मिल गई ना, ये इस जगह से मुझे एंट्री ऑलरेडी मिल चुकी है, ये मार्केट ऑलरेडी नीचे आ रही है। ये सेंस मेक कर रहा है। तो मैं इस तरीके से जो है ना कि सेमाफोर को देखते हुए आखिरी यहाँ पे सेमाफोर, फेयर वैल्यू गैप भी जो बन रहा है, तो वो क्या मिटिगेट हो गया यहाँ पे जो 4 आवर में जो बन रहा था? ये वाला यहाँ पर जी जी। मिटिगेट कोई नहीं हुआ, कोई तो मिटिगेट। मतलब इस तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो अब ये तो नहीं है ना कि जी, मंडे मंडे को कल जब मार्केट खुलेगी तो मैं आंख बंद करके ट्रेड ले लूंगा, मैं देख दाख के अच्छा, लूंगा। नहीं नहीं, जी 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 जी। तो अगर ये ऊपर जाएगी तो मैं इसको जाने दूंगा, मेरे लिए तो और भी अच्छा है। अगर इस फेयर वैल्यू ठीक है। गैप को मिटिगेट करने के बाद मुझे शॉर्ट की ट्रेड देती है तो मेरा एक तो एक स्टॉप लॉस कम हो जाएगा और मुझे जो है कि मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। मुझे इतना मालूम है कि रेड सेमाफोर इस ब्लू सेमाफोर के नीचे बनना ओके ओके ओके। है ना। कोई सवाल, क्लियर है ये? अच्छा, और एक दो एग्जांपल देख लें अगर आप कहें तो, ये वाली यूरो एयूडी की देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेड नीचे नहीं आया है तो मैं यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अच्छा और देख लेते हैं इसके अंदर, पाउंड एयूडी देख लेते हैं। देखिए ये रेड सेमाफोर नीचे आ गया, ये यहाँ पे रेड बंजी आ गई है, तो ये एक्सपेक्टेशन मेरी अब कोई भी नहीं है यहाँ पर। अब ये ऊपर गया है, ये यहाँ पे इसने ब्लू बना दिया है। अब जब ये नीचे आएगा यहाँ पे ब्लू बनाएगा, अगर नहीं बनाएगा तो मैं उसकी एक्सपेक्टेशन रखूंगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कल कोई प्राइसेस थोड़ी ऊपर जाए और ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल कर दे यहाँ पे। सही, तो ये चार्ट इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को ये स्कैनर दे दूंगा मैं। अभी जो है कि ये तकरीबन तैयार है ये, और ये सारे के सारे किस तरीके से इसको रीड करना है, कल हमारा फोकस इसके ऊपर होगा, ठीक है ना। आज और कल आपने जो लर्न किया है उसके अंदर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को लर्न किया है। मार्केट स्ट्रक्चर के जरिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के बायस क्या है, डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से, या 4 आवर के हवाले से, या 1 आवर के हवाले से आप किस तरीके से मार्केट को देखते हैं। फिर जब आपको एक बार मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा हो जाएगा तो फिर आपने एंट्रीज लेनी होंगी। तो एंट्रीज लेनी होगी, एंट्रीज के लिए फिर ये चीजें आपकी समझ में आएंगी, सामने आएंगी कि इन ये आपको बताएंगे कि एंट्रीज आपके कहाँ पे क्या बन रही, ठीक है। जो चीजें आज आपने पढ़ी, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये जो एंट्रीज जो बनती है वो उन रेफरेंस पॉइंट के अंदर बनेंगी, ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है वो रखना है कि हर कैंडल के हाई और लो के ऊपर एक स्विंग पॉइंट होता है और हर स्विंग पॉइंट में 3 मजीद स्विंग पॉइंट होते हैं
जो कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर नजर आते हैं। ठीक, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी इन्हीं के ऊपर घूम रही है। चले, कोई सवाल किसी के ध्यान में? अगर ये सर जो कल आपने सॉरी सर कल आपने एक डिस्कस किया था बंजीज के हवाले से, जो डेली कैंडल हम मार्क कर रहे थे, तो आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कही थी कि बंजीज से हमें पता चल जाएगा ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। जी, सर आवाज़ आ रही? हाँ आ रही है। हाँ, तो आप क्या अच्छा सवाल क्या? सर, मेरा सवाल ये था, कल आप हमने जो डेली कैंडल मार्क की थी, तो उस पे हमें बंजीज के थ्रू आपने एक जिक्र किया था कि बंजीज से हम एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो कि मार्केट कहाँ जाएगी बंजीज के थ्रू। वो कल जब हम इसको स्टडी करेंगे ना, तो उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो सही है। आपने कुछ कहा था कि कुछ इंडिकेटर का एक्सेस दीजिएगा ये बंजिस को हाँ, देखने के लिए। यही वाले इंडिकेटर हैं। एमटी, ओके। ये MT4 के हैं। और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर आपको चाहिए तो आपको ये वाला मिल जाएगा। आप अपनी जो है ना कि आईडी जो है ना ट्रेडिंग व्यू की, वो शेयर कर लेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा वहाँ पे क्राउन का जो हमारे ये सेमाफोर्स के इंडिकेटर्स है ना, ये वाले। ओके, थैंक्स। ठीक है, चले, तो अगर हम जो है ना कि अब हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मजीद कोई सेशन नहीं होगा। अब जो है कि कल हमारे जो है कि फिर 7 o'clock पे दोबारा हम लोग बैठेंगे, 7, 8, 9, 3 सेशन करेंगे और उसके अंदर हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, और कोई चीज़ अगर रह जाएगी तो फिर हम इसको अगले दिन ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में 3 सेशन कल के काफ़ी होंगे।